एमपी डीएलएड वाले जितने भी स्टूडेंट्स शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे का जो पेपर देने जा रहे हैं, 8 जून का ये पेपर है। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के द्वारा मैं आप समस्त विद्यार्थियों को 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि आपको परीक्षा में ये 100% देखने को मिलेंगे। इसलिए आप 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन को पढ़कर जाएं, क्योंकि ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं और आपकी परीक्षा में ये पूछे भी जाएंगे। चैनल पर जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि सभी विषय के जो क्वेश्चन पेपर है मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं और परीक्षाओं में प्यारे विद्यार्थियों वही प्रश्न परीक्षा में छप रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे कि आपसे क्वेश्चन नंबर पूछा जाएगा कि जेंडर की कोई एक परिभाषा लिखिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से क्या तात्पर्य है? शारीरिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार लिखिए। तो इनके आंसर ध्यान से आपको देखना है। देखिएगा, आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। जेंडर की कोई एक परिभाषा हमें लिखना था, तो इसमें आपको क्या लिख कर आना है? जेंडर लिंग उन सामाजिक रूप से निर्मित विशेषताओं को संदर्भित करता है जो महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों और लड़कों को परिभाषित करती है। इसमें समाज द्वारा निर्धारित मानदंड, व्यवहार और भूमिकाएं शामिल होती है। तो यहाँ पर आप इसका क्या कर लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट आप ले लेना और इन प्रश्नों को याद कर लेना, क्योंकि अभी मैं ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ 2 नंबर वाले प्रश्न बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से क्या तात्पर्य है? तो इसमें आपको लिख कर आना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य गिरते लिंगानुपात को सुधारना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बालिकाओं की शिक्षा व सुरक्षा सुनिश्चित करके उन्हें समाज में सशक्त बनाना। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना रहेगा, जिससे कि आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। वहीं अगला प्रश्न आएगा, देखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के जो आंसर मैं पहले वाले वीडियो में बना चुका हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। शारीरिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार लिखिए। तो शारीरिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार में लिखना है, शारीरिक रूप से भिन्न बालकों को मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा, दृष्टिबाधित बालक में बांटा जा सकता है, श्रवण बाधित बालक में बांटा जाएगा, वाक एवं भाषा बाधित बालक और अस्थि बाधित बालक। तो दृष्टिबाधित में लिखना है जिन्हें देखने में कठिनाई होती है या जो पूर्णतः नेत्रहीन होते हैं। श्रवण बाधित में लिखना है जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है। वाक एवं भाषा बाधित में लिखना है जिन्हें बोलने या अपनी बात समझाने में समस्या होती है। और अस्थि बाधित बालक में लिखना है जिनकी हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों में दोष के कारण चलने फिरने में समस्या होती है। तो इतना आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे शारीरिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार में। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपसे 6ठा प्रश्न पूछा गया है, शारीरिक विकलांगता की एक परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर आपको ध्यान से देखना है। परिभाषा आपको लिखना है कि शारीरिक विकलांगता और शरीर के किसी अंग या कार्य क्षमता की वह स्थायी क्षति है जो व्यक्ति की सामान्य गतिशीलता, शारीरिक अंगों के उपयोग या शारीरिक दक्षता को इस सीमा तक बाधित करती है कि उसे अपने दैनिक कार्यों को करने में कठिनाई होती है। तो इतना आपको यहाँ पर ये परिभाषा लिखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार मैं कर रहा हूँ, जिससे कि आपको परीक्षा में अच्छे नंबर मिल सके। देखिएगा, 8वां, 9वां, 10वां क्वेश्चन, केंद्रीय श्रवण बाधिता क्या है? नारीत्व से आप क्या समझते हैं? पुरुष प्रधान समाज को समझाइए। तो ध्यान से आंसर देखना है। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है, जिसमें आपको लिखना है केंद्रीय श्रवण बाधिता। तो इसमें लिखना है, केंद्रीय श्रवण बाधिता एक ऐसी स्थिति है जहां कान तो ध्वनि को सही ढंग से सुनते हैं, लेकिन मस्तिष्क उन ध्वनियों को अर्थ समझने या उन्हें संसाधित करने में असमर्थ होता है। यह अक्सर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्षति के कारण होता है। तो इतना आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन है नारीत्व। तो देखिएगा, नारीत्व से क्या समझना है? नारीत्व से आशय उन गुणों, व्यवहारों और भूमिकाओं के समूह से है जिन्हें किसी विशेष संस्कृति या समाज में पारंपरिक रूप से महिलाओं या लड़कियों के साथ जोड़ा जाता है। इसमें कोमलता, सहानुभूति और संवेदनशीलता जैसे गुण शामिल हो सकते हैं, जो सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों पर आधारित होते हैं। तो इतना आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे।
माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी मेरे प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए ये छोटा सा मेरा प्रयास है जिनमें मैं आपको ऐसे प्रश्न बता रहा हूँ जो परीक्षा में बनेंगे, इसलिए आप इन्हें याद जरूर कर लीजिएगा। पुरुष प्रधान समाज, तो इसमें लिखना है पुरुष प्रधान समाज एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जहाँ सत्ता, अधिकार और नियंत्रण मुख्य रूप से पुरुषों के हाथों में होता है। इस व्यवस्था में परिवार और समाज के महत्वपूर्ण निर्णय पुरुष लेते हैं। संपत्ति और वंश का नाम अक्सर पिता से पुत्र को मिलता है। फिर अगला पॉइंट लिखना है महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक विशेष अधिकार और उच्च सामाजिक दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, तो इतना यहाँ पर करेक्ट करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। इन सभी के आंसर ध्यान से आपको देखना है और समझना है। एक बार सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं ये आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब देखिएगा इनके आंसर। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न था हमारा कि विशिष्ट बालकों की विशेषताएं। तो विशिष्ट बालकों की जो विशेषताएं हैं इसमें लिखना है विशिष्ट बालक वे होते हैं जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक या सामाजिक रूप से भिन्न होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिएगा। विशेषता याद रखना है औसत से भिन्नता, इनकी बौद्धिक क्षमता, सीखने की गति या शारीरिक विकास सामान्य बच्चों से काफ़ी अलग होता है। विशिष्ट आवश्यकताओं में लिखना है इन्हें अपनी क्षमता के विकास के लिए विशेष शैक्षणिक वातावरण और संसाधनों की आवश्यकता होती है। समायोजन में कठिनाई में लिखना है अक्सर इन्हें सामान्य, सामाजिक और कक्षा के वातावरण में तालमेल बिठाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगला लिखिएगा आप विविधता में। इसमें प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, शारीरिक रूप से अक्षम और सीखने में अक्षम सभी प्रकार के बालक शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन था 11वां क्वेश्चन की समावेशी पाठ्यक्रम के 2 सिद्धांत। तो इसके 2 सिद्धांत ध्यान से देखिएगा, लचीलेपन का सिद्धांत और समान अवसर का सिद्धांत। तो लचीलेपन के सिद्धांत में क्या लिखना है पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसे प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत ज़रूरतों, क्षमताओं और सीखने की गति के अनुसार बदला जा सके। समान अवसर सिद्धांत में लिखना है यह सुनिश्चित करना कि बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को सीखने के संसाधन और वातावरण समान रूप से प्राप्त हों। तो इतना आपको लिखना है। 8वां का क्वेश्चन था आपका कि विभिन्न श्रमिकों के बालकों की समस्याएं लिखना है। तो इसमें क्या लिखना है बालकों की जो समस्या है आप ध्यान से देखिएगा। शिक्षा का अभाव, इसमें लिखना है आर्थिक तंगी और माता पिता के बार बार पलायन के कारण इन बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। कुपोषण और खराब स्वास्थ्य, पौष्टिक भोजन की कमी और अस्वास्थ्यकर वातावरण में रहने के कारण ये बच्चे अक्सर बीमारियों का शिकार रहते हैं। बाल श्रम में लिखना है परिवार की आय बढ़ाने के लिए इन बच्चों को छोटी उम्र में ही जोखिम भरे कामों में लगा दिया जाता है। अगला पॉइंट लिखना है असुरक्षा और शोषण। उचित देख रेख के भेदभाव में ये बच्चे शारीरिक और मानसिक शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। तो इतना आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। ठीक है, तो ध्यान से आप देखेंगे। और जितने स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं मेरे द्वारा ये आपको जो प्रश्न बताए गए हैं ये IMP के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, इन्हें आप ज़रूर याद करें। चैनल पर जितने भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जय हिंद।